बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के जो लेक्चर है उसमें हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, ठीक है। और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पावर सीरीज़ मेथड। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या ख़ास बात है कि हमें पावर सीरीज़ की तरफ आना पड़ रहा है, ठीक है। एक तो देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आप लोगों को याद होगा हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे और कुछ यूँ करते थे, सेकंड डेरिवेटिव की जगह एम स्क्वायर लिखते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह एम लिखते थे, और जहाँ डेरिवेटिव नहीं होता था वहाँ जस्ट कांस्टेंट लिखते थे। ये वाली टेक्निक यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर वेरिएबल। अब आप यहाँ देखें, y डबल प्राइम का कोएफिशिएंट क्या है? 1, कांस्टेंट है। y प्राइम यानी dy और dx का कोएफिशिएंट क्या है? 2x, ये वेरिएबल है। लिहाजा अगर या तो सेकंड डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का या y का, इन तीनों में से किसी एक का भी कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया तो फिर हम ये जो हमारा ओल्ड मेथड है हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं, करैक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करते हैं और फिर रूट्स की नेचर देखते हैं कि वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स है, वो वाला तरीका यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चूँकि अब वो तरीका फ़ेल हो गया है तो हम क्या करें? अब इसके लिए ये है कि फिर हमें पावर सीरीज़ सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ता है। अच्छा, जब भी आप पावर सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो एक ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। वो ख़ास ख्याल ये रखना है कि सबसे पहले आपने जो की पॉइंट है वो क्या क्या है, ठीक है। ये की पॉइंट आपने नोट करना है और हम साथ साथ करते भी जाएंगे। की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट, राइट दी गिवन ODE, सेकेंड ऑर्डर ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर ODE दी हुई थी, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम सबको पता ही है कि पहले हम लिखते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही है इस वक्त। बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद ये कि अभी जो दी हुई है इक्वेशन इसी में 1 ही है, मतलब गिवन है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये कह दें कि जो गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका इसमें जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट 1 है। बस फिर आपने सीधी सीधी इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। -2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। यहाँ से आपने मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है। ये p ऑफ x है विच इज़ इक्वल्स टू 1, और ये क्या चीज़ है जी? ये q ऑफ x है विच इज़ इक्वल टू -2x, ठीक है। तो राइट दी गिवन ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट, या फाइंड लिख दें एंड फाइंड p ऑफ x एंड q ऑफ x। जब भी पावर सीरीज आप मेथड यूज़ करेंगे सबसे पहले ये करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले करना है। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली ये है। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द गिवन ODE यूजिंग पावर सीरीज मेथड अबाउट x इज इक्वल टू 0। देखिए, ये मैंने आपको समझाना है कि ये क्या है अबाउट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने आपको समझाना है।
तो हमने इस ओडी को सॉल्व करना है यूजिंग पावर सीरीज मेथड। तो पहला की पॉइंट आपने क्या देखना है कि जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो। रेगुलर मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू यूज़ रेगुलर मेथड बिकॉज कोएफिशिएंट आर वेरिएबल। तो कोएफिशिएंट वेरिएबल है, इसलिए हम रेगुलर मेथड वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले तो हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स लिख दिया। सर अब क्या करें जी, सेकंड स्टेप। अब आपने चेक करना है कि ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है ये जो गिवन पॉइंट है, ठीक है, ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। चेक द गिवन पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी और सिंगुलर, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ये ऑर्डिनरी है या ये सिंगुलर है। अगर ये ऑर्डिनरी है, चेक करते हैं जी। चेक कैसे करते हैं, मैं इस पर पूरे लेक्चर दे चुका हूँ। पी ऑफ एक्स, ये आपका पी ऑफ एक्स है, इस पर आप लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, x अप्रोचेस टू 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, 1। ये पी ऑफ एक्स 1 है, 1 की लिमिट 1 ही होती है। तो ये चीज़ जो हमारी है ये क्या आ गई है, पी ऑफ एक्स पे जब मैंने लिमिट लगाई तो ये क्या आ गया बच्चों, फाइनाइट वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, क्यू ऑफ एक्स पे लिमिट लगाएंगे जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 क्यू ऑफ एक्स, और इसको कैलकुलेट करेंगे। क्यू ऑफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा -2x लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये 0 आ जाएगा। 0 भी क्या चीज़ है, एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। देयरफॉर ये क्यू ऑफ एक्स भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो देखें, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दोनों पे मैंने क्या लिमिट लगाई है, x अप्रोचेस टू 0, और 0 क्यों लगाई है, क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन चाहिए अबाउट x इज इक्वल टू 0। अगर उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता अबाउट x इज इक्वल टू 1 तो फिर मैं x अप्रोचेस टू 1 करता। अगर उन्हें अबाउट -1 चाहिए होता तो फिर मैं -1, अबाउट पाई चाहिए होता तो मैं पाई लिखता। अच्छा जी, ये तो हमने लिख दिया। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जी, सिंस, अच्छा x इज इक्वल टू देयरफॉर लिख देते हैं या हेंस लिख देते हैं, हेंस x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। अब चूंकि x इज इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, देयरफॉर, ठीक है, अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, ये कोई सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है, अगर ये x इज इक्वल टू क्या होता, सिंगुलर पॉइंट, फिर हम जो मेथड यूज़ करते हैं ना उसको कहते हैं फ्रोबेनियस मेथड, ठीक है। उस पर आगे जाके मैं लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। फिर हम फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी जो पॉइंट आपको दिया हुआ हो वो ऑर्डिनरी होना चाहिए। अगर वो ऑर्डिनरी नहीं हुआ तो ये जो मैं तरीका कर रहा हूँ फिर ये प्रोसेस से सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात नोट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो x इज इक्वल टू 0 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, देयरफॉर we will assume that our power series solution will be what will be, चलें हम लिख दिए तो लिख देते, will be of the form, जो पावर सीरीज की शक्ल है ना वो डिपेंड करती है
इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हमारा जो हमारी पावर सीरीज सॉल्यूशन होगी वो यूं होगी, और से सुनिएगा, y इज इक्वल्स टू समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cn, यहाँ हम क्या लिखेंगे, x माइनस 0 की पावर n। ठीक है, क्योंकि x माइनस 0 क्यों लिखा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट था। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब x माइनस 0 तो क्या होता है जी, x माइनस 0 तो x होता है। तो जो पावर सीरीज सॉल्यूशन की जो शक्ल होगी वो ये होगी। कब होगी ये याद रखिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, दिस विल बी अवर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी और क्वेश्चन क्या है, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाए, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। ठीक है, और पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। फर्ज करें कि आपको एक क्वेश्चन देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर y प्राइम माइनस 4 x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 in series about the ordinary point x इज इक्वल टू 1। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लिखने में थोड़ी देर हो गई। बहरहाल, ये y डबल प्राइम प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर y प्राइम माइनस 4 x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व करना है इन सीरीज़ का मतलब यही होता है कि हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अच्छा, चूंकि अब उसने कह दिया है कि x इज इक्वल टू 1 ऑर्डिनरी पॉइंट है, लिहाजा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अब हम रीज़न लिखने जा रहे हैं। सिंस x इज इक्वल टू 1 इज an ordinary point of given ODE, therefore we will assume that our power series कह लें या सीरीज कह लें, सिर्फ पावर सीरीज सॉल्यूशन यहां भी लिखें, और पावर सीरीज सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी जी पावर सीरीज सॉल्यूशन हमारी। अब गौर से देखिएगा, y इज इक्वल्स टू समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cn। अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ लिखूँगा x माइनस और ये वाला पॉइंट 1 लिखूँगा, x माइनस 1 इसकी पावर n। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो, ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ये आप कब एज्यूम करेंगे, जब x इज इक्वल टू 1 आपका पावर सीरीज सॉल्यूशन, जब x इज इक्वल टू 1 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, तो जो पावर सीरीज़ की फॉर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, तो दिस विल बी दी
दिस इज द correct form of power series when x is equal to 1 is an ordinary point। ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म होगी। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट 3 होता तो यहाँ आता x-3, अगर 4 आता ऑर्डिनरी पॉइंट यहाँ आता x-4, अगर -3 आता तो यहाँ आता x माइनस और ये -3 तो x+3, तो ये हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अच्छा जी, वक्त ज़ाया किए बगैर ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो आपने नोट कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखिएगा क्या है वो। ठीक है, तो क्या है जी, फाइंड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ this about the ordinary point x is equal to 0। ठीक है, तो देखिए कि हम कैसे करेंगे इसको। चूंकि x इज इक्वल टू 0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है, लिहाजा हमारी जो पावर सीरीज होगी वो क्या होगी, उसकी शक्ल कैसी होगी। ठीक है, हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो पावर सीरीज होगी वो किस तरह से होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो लेट अस assume that our required power series solution is this: y is equal to summation n runs from 1 to infinity cn, और यहाँ आएगा x माइनस 0 की पावर n, x माइनस 0 ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, x माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूँगा cn x की पावर n। ठीक है, अब मुझे ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैंने 1 कह दिया। आइडिया ये है कि पावर सीरीज सॉल्यूशन आप पहले एज्यूम करेंगे उसकी करेक्ट फॉर्म, फिर उस पावर सीरीज सॉल्यूशन को पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इस पावर सीरीज़ को, और ये याद रखिएगा हमें मालूम करना होता है ये Cn। ठीक है, जब n की जगह मैं 0 रखूँगा तो ये C0 हो जाएगा, फिर n की जगह 1 रखूँगा तो C1, C2, C3, C4, ये कांस्टेंट हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड दिस। Cn, अब ये Cn कैसे फाइंड करेंगे, तो जो सीरीज सॉल्यूशन आपने एज्यूम किया है इसको पुट करना है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसके लिए हमें इस सीरीज, हमें y तो ये रहा, y की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, y प्राइम चाहिए और डबल प्राइम चाहिए, तो इसका प्राइम लेंगे, हम पहले भी ले चुके हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा सॉरी, ये 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा जी, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। Cn तो कांस्टेंट है, Cn कांस्टेंट, x की पावर n से n नीचे आ जाएगा, n-1। बस एक चेंजिंग आएगी, यहाँ n स्टार्ट होगा 1 से फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है, इस तरह मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो n स्टार्ट होगा 2 से, और दोबारा इसमें n और Cn तो कांस्टेंट है, ये n-1 पावर नीचे आ जाएगी, x के ऊपर पावर हो जाएगी n-2। ये y प्राइम और y डबल प्राइम इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करते हैं। ठीक है, ज़रा क्विकली पुट करते हैं। अच्छा जी, 1 में पुट करेंगे, देखें ज़रा। ठीक है, कैसे पुट करना है हमने, ये
डबल प्राइम पुट करना है, फिर -2x और फिर y, ठीक है, 2x के साथ y प्राइम है। तो पहले मैं डबल प्राइम ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या होती हैं। तो डबल प्राइम की जगह मैं लिखूँगा समेशन n, अब 2 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी, ये होगा Cn n-1 x की पावर n-2, फिर -2x समेशन -2x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2x डेरिवेटिव की जगह, चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो समेशन 1 से स्टार्ट होगा Cn x की पावर n-1, ठीक है, और प्लस y है तो समेशन स्टार्ट होगा 0 से, और ये Cn x की पावर n इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, Cn n-1 के समेशन के बाहर जो भी है, जैसे ये समेशन के बाहर है, इसको अंदर ले जाएं समेशन के, ठीक है, माइनस समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 2 तो ऐसे ही आएगा, 2n x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों n, क्योंकि वो n-1 थी, एक पावर ऐड हो जाएगी, और इस समेशन के बाहर भी कुछ नहीं है, Cn x की पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब आपके पास अगर आप देख लें तो 3 समेशंस हैं, ठीक है। अब हमें करना ये है कि इन 3 समेशंस को हमने ये कोशिश करनी है कि हम एक जैसा बना लें, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके हम एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि बड़ी पावर क्या है, ठीक है। यहाँ देखें n की पावर सबसे बड़ी है, ठीक है, ये भी इधर भी पावर n है, और इधर पावर क्या है n-2, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इस बड़ी पावर में से ये छोटी पावर माइनस कर देंगे, ये n में से आप माइनस कर देंगे n-2, ठीक है। तो n-n और ये +2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है ये मैजिक नंबर है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने करना क्या है, 2 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी Cn n-1 x की पावर n-2 माइनस। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 आया ना मैजिकल नंबर, ये आपने कैसे निकाला है, ये बड़ी पावर थी n और ये n, इसमें से ये छोटी पावर माइनस कर दी, ठीक है। तो ये बन गया 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ जहाँ इन दोनों में, इसमें और इसमें, जिनमें बड़ी पावर है, ठीक है, n की, इसमें जहाँ जहाँ भी n आ रहा है वहाँ n को आपने रिप्लेस करना है n-2 से, ठीक है, माइनस लगा के ये मैजिकल नंबर लिखना है। तो लिखें ज़रा, यहाँ n की जगह लिखूँगा n-2 इज इक्वल टू 1, 2 ये n-2 Cn-2 x की पावर n-2 प्लस समेशन n-2 इज इक्वल टू 0, ये इन्फिनिटी Cn-2 x की पावर n-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, समेशन n रन्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी Cn n-1 x की पावर n-2 माइनस समेशन, ये n-2 वहाँ चला जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3, ये इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2n-2 c के सबस्क्रिप्ट में n-2 x की पावर n-2, ठीक है, ये मैंने ये लिखा, ये अब इसकी बारी है, प्लस समेशन n को यहाँ भेज देंगे, ये 2 हो जाएगा Cn-2 x की पावर n-2 इज इक्वल टू 0। क्या ख़ास बात है, सब की पावर कैसी हो गई है, सबसे मुराद वेरिएबल की पावर सेम हो गई है, ठीक है। अब चूंकि वेरिएबल की पावर सेम हो गई है, अभी हमें ये इंडेक्स बराबर करने हैं, ये जो इंडेक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बराबर करने हैं। इसके बराबर करने का तरीका क्या होता है कि जो छोटा इंडेक्स है, ठीक है, एक्सपेंड
समेशन विद लोअर इंडेक्स, ठीक है, जिसका इंडेक्स छोटा है उसको एक्सपेंड कर दें। तो अब किस किस का इंडेक्स छोटा है, ठीक है, चेक करें किस किस का इंडेक्स छोटा है। इसका इंडेक्स छोटा है, ठीक है, इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ लिखने में आसानी हो। इसका इंडेक्स छोटा है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा। अच्छा, एक्सपेंड कैसे करेंगे? एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी एन की जगह पहले मैं 2 रखूँगा, 3, 4, 5। सवाल ये पैदा होता है इसको एक्सपेंड कहाँ तक करना है? यहाँ तक, यानी मैं एन की जगह 2 रखूँगा और फिर जब n की जगह 3 रखूँगा तो वो मैं नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है। तो इसको जस्ट एक्सपेंड करना है एक टर्म तक, ठीक है। तो n की जगह मैं रखूँगा 2, बताएं क्या आएगा? C2, यहाँ पे आएगा 2, 2 माइनस 1, 1, x, n की जगह 2, 2 माइनस 2, 0, ठीक है। ये इसको मैंने एक्सपेंड किया है, किस तरह से? n की वैल्यू क्या रखी है? 2। अब जब n की वैल्यू मैंने 3 रखनी थी तो वो मैं नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ समेशन में n 3 है, तो मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूँगा बल्कि इस एक्सपेंशन को यहाँ पर स्टॉप कर दूँगा और कहूँगा कि नहीं, अब n की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है और बाकी सारा आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है। ये बड़े इंडेक्स के साथ था, इसको तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, प्लस अब इसका इंडेक्स भी 2 है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो n की जगह मैं रखूँगा 2, तो ये आ जाएगा C0 और ये आ जाएगा x की पावर 0। अब n की जगह मैं 3 नहीं लिखूँगा बल्कि समेशन लिख दूँगा, समेशन, और n अब कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। 3 से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि 2 वाली वैल्यूज़ मैं लिख चुका हूँ और जब मैं 3 लिख रहा था तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड किया, इस शायद नज़र ना आ रहा हो, ये दिस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ये c n-2 और x की पावर n-2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पर पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे? चूँकि आप ये समेशन का इंडेक्स देखें, इसका भी 3 है, इस समेशन का भी इंडेक्स 3 है, इस समेशन का भी इंडेक्स 3 है, और तीनों समेशन के अंदर x की जो पावर है वो सेम है, ठीक है, सेम है। तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इनमें से एक तो समेशन 1 लगाएंगे हम और ये x को हम इसमें से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स आपको ऐसी नज़र आ रही हैं, ये वाली जो समेशन से बाहर हैं, तो इनको हम पहले लिखेंगे इस तरह से। ये हो जाएगी C2, साथ में 2 है, 1, x की पावर 0 भी 1 होता है और ये यहाँ x की पावर 0 भी 1, तो ये प्लस C0। अच्छा, समेशन के बाहर जो टर्म होती है ना, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और इसमें x नहीं है, ठीक है। अच्छा, समेशन में हम क्या करेंगे? अब जैसे कि मैंने कहा, एक समेशन लिखेंगे, ये एक समेशन, समेशन के अंदर जो भी है वो लिखें, x को कॉमन निकाल दें, लेकिन x को समेशन के अंदर कॉमन निकालना है, समेशन से बाहर कॉमन ना निकाल देना। n-1 Cn, अच्छा ये मैं नहीं लिख रहा, ये मैं बाद में लिखूँगा, 2 n-2 Cn-2 और प्लस ये Cn-2। ये समेशन के अंदर ये था, ये और ये मैंने एक ही समेशन के अंदर लिख दिया, ब्रैकेट लगाई और x को मैंने कॉमन ले लिया विद पावर n-2 इज इक्वल टू के उस तरफ 0 है। अच्छा, करेंगे हम ये कि ये जो समेशन के बाहर लिखा हुआ है जो भी, ठीक है, इसको हम 0 के बराबर लेंगे इस तरह से। दिस इम्प्लाइज दैट 2C2 प्लस C0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये समेशन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है, x विद पावर n-2 का कोएफिशिएंट, ये इसको भी आप 0 के बराबर ले लेंगे, तो क्या आएगा जी? n-1 Cn-2
n माइनस टू सी एन माइनस टू प्लस सी एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा जी, अब हम करने ये जा रहे हैं कि अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि जो इस इक्वेशन में से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में से हम निकालेंगे वैल्यू किसकी। ये हमारा सॉल्यूशन था जिसे हमने एज्यूम किया था। ठीक है, क्या एज्यूम किया था हमने सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा, n की जगह 0 रखेंगे, ये हो जाएगा c0 x की पावर 0 1 होता है, फिर प्लस ये हो जाएगा c1 x की पावर 1, और बड़ा आसान है इसको याद करना, c2 x की पावर 2 प्लस c3 x की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करनी है वो ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, और वो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से होंगे, C0 और C1। इनकी वैल्यूज़ हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, C2 की भी वैल्यू आएगी, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, जितनी भी वैल्यूज़ आपने कांस्टेंट की निकालनी है वो निकलेंगी, लेकिन C0 और C1 की नहीं निकलेगी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है। अच्छा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होती तो फिर हम सिर्फ C0 की वैल्यू नहीं निकालते, बाकियों की वैल्यू निकालते। इसी तरह अगर ये थर्ड ऑर्डर होती तो C0, C1, C2 की वैल्यू नहीं निकालते, बाकियों की वैल्यू हम फाइंड करते। ठीक हो गया। तो चूंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर की है, तो हम C0 और C1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लिहाजा यहाँ से C0 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम C2 निकालेंगे, क्योंकि C0 और C1 जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे C2 की वैल्यू, तो C2 जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस C0 वहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास C2 की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिकरेंस रिलेशन बिल्ड करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि इस C में देखें, ये Cn है, ये n-2, ये n-2, जो बड़ा आप आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट C विथ लार्ज स्केल है। ठीक है, या हायर स्केल है, लार्ज सबस्क्रिप्ट जिसका सबस्क्रिप्ट बड़ा है, इसका सबस्क्रिप्ट बड़ा है, इसको अलग करें, बाकियों को उस तरफ भेज दें, इसको भी वहाँ भेज दूंगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो बचेगा क्या, n-1 Cn, ये दोनों वहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2n-2 Cn-2 माइनस Cn-2। ठीक है, ये n-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा, 2n-2 Cn-2 माइनस Cn-2। अच्छा, ये ब्रैकेट है। ठीक है, C और ब्रैकेट में फ़र्क कीजिएगा, ये n-1। ऊपर आप देखें Cn-2 कॉमन है, कॉमन लें तो Cn किसके बराबर आएगा, ये 2 को अंदर ले जाएं, 2 इंटू n, 2n-4। ठीक है, Cn-2 कॉमन और यहाँ -1 बच गया। क्या किया है मैंने, दोबारा देखें, Cn-2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया 2n-4 और यहाँ -1, तो एट दी एंड क्या बचा हमारे पास, Cn इज इक्वल टू 2n-5 अपॉन n-1। ठीक है, और Cn-2, इसको हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। और ये रिकरेंस रिलेशन में n क्या पुट कर सकते हैं, n की जो वैलिड वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या होगी, n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है। ठीक हो गया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जब मैं n की जगह 3 पुट करूँगा तो C3 आ जाएगा, n की जगह 4 पुट करूँगा C4 आ जाएगा, फिर n की जगह 5 पुट करूँगा C5, फिर n की जगह 6 C6 C7, इससे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, गुड हो गया। तो हम इन चीज़ों को समराइज़ करके एक टेबल में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अब हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये सी एन बच्चों, ये सी एन मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला नज़र नहीं आ रहा, इस तरह देख लें, ये सी एन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया सी एन जो फाइंड किया था हमने, ये सी एन, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो वो भी मैंने लिख दिया, इसीलिए n का जो मैंने यहाँ कॉलम बनाया n 3 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, C2 हमने निकाला था माइनस C0/2 आ रहा था, और C0 और C1 ये क्या होंगे, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारी सेकंड ऑर्डर की थी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि अब हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे किसकी, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंट कोएफिशिएंट्स की, इन सीज की, ठीक है। पहले n की जगह जब मैं 3 पुट करूँगा ये C3 बन जाएगा, n की जगह 4 पुट करूँगा ये C4 बन जाएगा, ये C5, ये C6, ये C7 और ये C8, इस तरह से, ठीक है। ये C8 बन गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर n की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो बताएं, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, और नीचे आ जाएगा 3.2 और ऊपर आ जाएगा n-2, n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 1, इस तरह से। अच्छा जी, C4, n की जगह 4, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा 4 और 3, ठीक है। आपने कुछ काटना नहीं है अब, ठीक है, इनको कैंसिल नहीं करना 3 और 3 को। अच्छा, ये आप 4 पुट करेंगे, ठीक है, तो 4 माइनस 2 ये C2। अच्छा, ये 5 पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ से हमें एक नज़र भी आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, कि जब यहाँ C4 होता है तो यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 कम होता है, नीचे 4 और 3 होता है। ये C5 है तो ऊपर क्या होगा जी, यहाँ पुट करें 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 5, अच्छा 5 है, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 5 ये आ जाएगा 5, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, और ये हो जाएगा ये C3, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह 6 पुट करेंगे, 12, 12 माइनस 5, 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा। तो ये 2 2 का इजाफा हो रहा है, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, इस तरह से। और नीचे क्या आएगा, देखें यहाँ 4 है तो 4 3 आ रहा है, 5 है तो 5 4 आ रहा है, 6 है तो क्या आएगा 6 5, एक कम। और यहाँ से भी कर सकते हैं पुट करके, ठीक है, और ये आ जाएगा C4। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9, क्यों 9 आएगा, 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 5 9, ठीक है, तो ये 9 आएगा, नीचे आ जाएगा 7.6 और ये आ जाएगा C5। इसी तरह से ये आ जाएगा जी 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 5 11, और नीचे आ जाएगा 8.7 और ये आ जाएगा C6। अच्छा, अब आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं, वो क्या है, ये देखें, ये C3 है, C4 है, C5, C6, C7, C8, इनके आंसर्स में C1 होना चाहिए, ये होने चाहिए C0 और C1, ठीक है। तो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे ये C0 और C1 है, जितने भी ये कोएफिशिएंट है, सॉरी, ये C3, C4, C5, C6, इनके रिजल्ट में सिर्फ क्या अलाउ है, कौन क्या आ सकता है, C0 और C1 आ सकता है। यानी जितने भी ये कोएफिशिएंट्स हैं ये डिपेंड करेंगे आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट्स पर, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे। तो ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट डिपेंड अपॉन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं, C0 और C1, ठीक हो गया। ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स डिपेंड करेंगे C1 और C0 पे। अच्छा, C3 के अंदर C1 आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखें, C4 बराबर है 3/4 इंटू 3 और यहाँ पे आ रहा है C2। C2 की हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है C2 की, C4 में लिखूंगा यूँ, C4 इज इक्वल टू 3/4.3 डॉट,
C2 की वैल्यू ये रही -1/2 C0। दिस इम्प्लाइज दैट C5 किसके बराबर है, चेक करो, 5/5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। C3 की वैल्यू चेक करो कहाँ है, C3 की वैल्यू ये रही 1/3.2 C1। इसी तरह से हमें इसमें C4 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ C5 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ C6 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो C4 क्या आएगा, C6 क्या आएगा, सॉरी C6 इज इक्वल टू 7/6.5 और C4 की वैल्यू तलाश करें, यहाँ पे कहाँ है, ये रहा C4 ये, तो C4 बराबर हो जाएगा, C4 की जगह सॉरी ये पुट करेंगे -C0। ठीक है, अब C7 की वैल्यू निकालेंगे, मगर C7 के अंदर C5 है तो हम C5 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और C5 की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, पीछे ही हमने कहीं मालूम की होगी, ये रहा C5, तो C5 की जगह मैं पुट करूँगा 5/5.1/3.2.C1। इसी तरह ये C8 है, C8 बराबर है 11/8.7 इंटू C6। अब C6 क्या है, C6 यहाँ कहीं तलाश करें, ये रहा C6। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये आपका C2 है, ये आपका C2 है, ये C1 है, ये C4 है, ये C5, ये C6, ये C7 है। ठीक है, और ये C8 है, C8 किसके बराबर है, 11/8.7 इंटू C6, C6 ये रहा 7/6.5.3/4.3 डॉट माइनस हाफ C0, ये हमारा क्या आ गया C8। अच्छा, अब इन सब पे फोकस करें, C2 की वैल्यू में क्या आ रहा है C0, C3 की वैल्यू में C1, C4 की वैल्यू में C0, C5 की वैल्यू में C1, C6 में C0, C7 में C1, C8 में C0, यानी इन सब की वैल्यूज़ में या तो C0 आ रहा है या क्या आ रहा है C1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने 8 कोएफिशिएंट्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम इनको अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, हमने जो पावर सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम की थी वो ये थी, y हमने एज्यूम किया था कि ये हमारा सॉल्यूशन है, y इज इक्वल्स टू समेशन एन रन्स फ्रॉम ज़ीरो है 0 टू इन्फिनिटी C(n) x की पावर n। फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, n की जगह 0 रखा, फिर n की जगह 1, फिर n की जगह 2 और साथ में सम करता गया क्योंकि समेशन लगी हुई है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। C0 की तो हमने निकाली नहीं, C1 की भी नहीं निकाली, C2 अच्छा ये हो गया जी, इसकी वैल्यू हमने निकाली नहीं थी, एज इट इज़ लिख दिया, ये भी एज इट इज़ लिख दिया। C2 की वैल्यू ये रही, अब प्लस C3 की वैल्यू। ठीक है, C3 की वैल्यू ये रही 1/3.2। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी टेक्निक करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 3 × 2 × 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, तो C3 को मैं लिखूँगा C1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा C1/3 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस, अब मैं C3 की वैल्यू पुट करूँगा, C3 की कर दी सॉरी, ब्ला 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 ब्ला, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, सॉरी ये C0, C1 एज इट इज़, ये x स्क्वायर C2 वाली टर्म, ये C3 वाली। अब C4, अच्छा C4 ये रहा, C4 में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 4 4 × 3 3 × 2, और यहाँ अगर मैं 1 लगा दूँ तो ये बेसिकली लिखा हुआ है माइनस, ऊपर है 3 C0 और नीचे है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ मैं अब लिखूँगा -3 C0/4 फैक्टोरियल x की पावर 4, ये भी हो गया। अब C5 लिखेंगे, C5 ये रहा। ठीक है, ये C5 है, ऊपर है 5, नीचे क्या है 4 × 3 4 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या होता है जी 5 फैक्टोरियल, और ये C1, तो ये आएगा 5/5 फैक्टोरियल और C1, तो ये आएगा प्लस 5/5 फैक्टोरियल
C1 और x की पावर 5। ठीक है जी। इसी तरह से अच्छा ये जो C6 है, 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 5 7। अच्छा जी, अब इसको देखें, नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 5 4 3 2 1। ये तो 6 फैक्टोरियल होता है सीधा सीधा, और ऊपर क्या है 7 3 1 C0 अपॉन, और ये क्या है 6 फैक्टोरियल। तो ये पुट कर देंगे हम C6 की जगह। तो इसी तरह मैं C6 की जगह पुट करूँगा -7 इंटू 3 इंटू 1 ओवर 6 फैक्टोरियल C0 x की पावर 6 प्लस, थोड़ा सा लेंथी है तो आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है। ऊपर है 951 C1 और नीचे क्या है 7 6 5 4 3 2 1, ये 7 फैक्टोरियल है। तो ऊपर आएगा जी 951 C1 और नीचे है 7 फैक्टोरियल x की पावर 7 प्लस, और ये यहाँ देखें ऊपर आएगा 11 7 3 1, माइनस भी है साथ में, और नीचे ये 8 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये इसको मैं यूँ लिखूँगा -11 7 3 1 C0 अपॉन 8 फैक्टोरियल x की पावर 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें मैक्सिमम तो मैं सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट समेशन की फॉर्म में लिखना। लेकिन हम क्या करेंगे, जो C0 वाले हैं ना उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें C0 है, इसमें C0 है, इसमें C0 है, इसमें C0 और इसमें C0। इनमें से C0 को हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, C0 मैं भी नहीं लिख रहा, पहले मैं लिखूँ, बल्कि लिख देता हूँ, चलें, ये C0, ठीक है, और यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या आएगा जी बताएं, -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, यहाँ क्या आएगा -7.3.1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स की पावर 6, यहाँ क्या आएगा -11.7.3.1। C0 आपने कॉमन निकाला हुआ है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 फैक्टोरियल एक्स की पावर 8। और अच्छा ये देखें, ये सब माइनस में, माइनस 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 माइनस, अगला भी माइनस होगा, मैं नहीं पता है क्या होगा लेकिन होगा, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। ये आपने वो टर्म्स लिखी हैं जिनमें C0 है। अब हम वो, अच्छा इसके साथ प्लस, अब हम वो लिखेंगे जिनमें C1 है, तो लिखूँगा C1 की पहली टर्म ये रही x, दूसरी टर्म ये रही, चेक करते रहें। ठीक है, 1/3 फैक्टोरियल x की पावर 3, अगली टर्म ये रही 5/5 फैक्टोरियल x की पावर 5, अगली टर्म ये रही प्लस 9.5.1, नीचे 7 फैक्टोरियल x की पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि देखें हमने सिर्फ 8 टर्म्स तक एक्सपेंड किया था, ये तो इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो हमने डॉट 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 लगा दिए, तो ये हमारा जी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो कि काफ़ी लेंथी है लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और इसके अंदर ये C0 और ये C1 ये हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चूँकि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी तो ये सेकंड ऑर्डर में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, और इसलिए C0 और C1 आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं जी पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और वैरायटी के साथ आएंगे कि किस तरह पावर सीरीज़ के क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं या चैलेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।